जय हिंद। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बायोलॉजी का मास्टर वीडियो आपके सामने है। पूरा का पूरा बोर्ड आपके सामने लिखा गया है और इसमें बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। पूरा का पूरा मास्टर वीडियो आपके सामने है जिसमें आपको बायो कंप्लीट मिलेगा। आपको क्लियर, इसका मास्टर वीडियो का पार्ट 1 है, एक पार्ट और आएगा जिसमें टोटल बायो कंप्लीट है। आप एसएससी जीडी का तैयारी करिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का, चाहे कोई भी एग्जाम आपको देना हो, इनफैक्ट एएलपी रेलवे का तैयारी करिए तो भी क्वेश्चन इसी बोर्ड से बनेंगे। क्लियर, अच्छी तरीके से देखिएगा, डिटेल सुनिएगा, लंबा सा वीडियो है, पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। याद रखिएगा, जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, है ना। जो बायोलॉजी शब्द है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। पहली बार कई बार यही प्रश्न बनता है कि जो बायोलॉजी शब्द है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे लैमार्क और ट्रेवरेनियस ने दिया। ध्यान से सुनिए, बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। पूछे किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे लैमार्क और ट्रेवरेनियस ने दिया। किसने दिया? लैमार्क और ट्रेवरेनियस ने, है ना। लेकिन बायोलॉजी की बात करें, इसके जनक होते हैं अरस्तु। बायो के जनक पूछे तो बायो के जनक कौन है? अरस्तु है। इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा देखिए, जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक पूछे, वनस्पति विज्ञान के जनक पूछे तो थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। मेडिकल विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। ध्यान से सुनिए, मेडिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेटस। याद रखना, मेडिकल साइंस के जनक हिप्पोक्रेटस। कई बार प्रश्न आता है कि मेडिकल के छात्रों को किसकी कसम खिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेटस की, हिप्पोक्रेटस की। पूरे विश्व में, ध्यान से सुनिए, पूरे विश्व स्तर पर मेडिकल साइंस के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। लेकिन भारत में पूछे कि भारत में चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? भारत में चिकित्सा विज्ञान के जनक याद रखिएगा धन्वंतरी है। कौन है? धन्वंतरी। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन याद रखिए कि भारत में चिकित्सा के लिए एक बहुत फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है चरक। ध्यान से सुनिए, भारत में चिकित्सा के लिए एक फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है चरक। चरक ने अपनी एक किताब लिखी, चरक संहिता। क्या किताब लिखी? चरक संहिता ने किताब लिखी। तो कई बार पूछा जाता चरक क्या है, तो एक वैद्य है यानी कि चिकित्सक है। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में। और उनकी किताब का नाम क्या है? चरक संहिता। यहां पर बात करते हैं बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है और इसको सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवरेनियस ने दिया। इसके जनक हैं अरस्तु। जनक कौन है? अरस्तु। इस चीज को याद रखिएगा। यही पूछ दे आपको कि वनस्पति विज्ञान के जनक तो थियोफ्रेस्टस। यहां पर बात करें कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो मरा हुआ कोशिका था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। ध्यान से सुनिए, ध्यान से, अगर पूछे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटीवन ल्यूवेनहॉक ने की। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। अच्छा, ल्यूवेनहॉक जो व्यक्ति है इन्होंने बैक्टीरिया को भी खोजा था। ध्यान से सुनिए, ल्यूवेनहॉक जो व्यक्ति है इसने बैक्टीरिया को भी खोजा था और जीवित कोशिका की भी खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक, एंटीवन ल्यूवेनहॉक ने, इसने बैक्टीरिया को भी खोजा था। प्रश्न पूछ दे वायरस को किसने खोजा था? वायरस को इवाने विस्की ने। सुनिएगा अच्छी तरीके से, देखिए बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने और वायरस की खोज इवाने विस्की ने। इवाने विस्की ने वायरस की खोज की। और सबसे पहला जो वायरस था टीएमबी, टोबैको मैजिक वायरस, तंबाकू की पत्ती में मिला था। तंबाकू की पत्ती में सबसे पहला वायरस मिला था। प्रश्न पूछे तंबाकू का प्रयोग करने वाला, तंबाकू खाने वाला पहला व्यक्ति था अकबर। क्लियर? आगे फर्जी बात है, अंक सुनिए, ठीक है। सुनिए, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया। ध्यान से समझिएगा, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और किसने दिया? स्वान ने दिया। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया। याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन है सेल वॉल किसका बना होता है? सेल वॉल यानी कि कोशिका की दीवार किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका? सेल्यूलोज का। कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज का। ध्यान से सुनिए, कोशिका का जो दीवार होता है, कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है जो केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है यानी कि प्लांट सेल में पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसलिए सेल्यूलोज के बने होने के कारण अत्यधिक कठोर होता है। क्या होता है? अत्यधिक कठोर होता है। यहां पर है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा वसा प्लस प्रोटीन का। किसकी? वसा और प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की। वसा और प्रोटीन की। याद रखिएगा किस वसा की बनी होती है? तो फास्फोलिपिड की। किसकी? फास्फोलिपिड की। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका की झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा पूछे कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर कौन सा
चीज आएगा, कौन सा चीज बाहर जाएगा, कितना अंदर आएगा, कितना बाहर जाएगा, यह सब तय करता है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। कोशिका का द्वारपाल कहते हैं, वह वसा और प्रोटीन का बना होता है। किस वसा का? वसा का क्या नाम है? फास्फोलिपिड। क्या नाम है? फास्फोलिपिड। क्लियर? केंद्रक की खोज याद रखिएगा, केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्लियर है? केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति ने किया था। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति ने किया था। याद रखिएगा। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा, कोशिका का दिमाग। अच्छा, इसको देखिए ना, केंद्रक की खोज किसने किया था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो कोशिका का दिमाग केंद्रक ही होता है। कोशिका का दिमाग कौन होता है? केंद्रक। जो केंद्रक कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। यानी कि पूछे कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को। और पूरे कोशिका का नियंत्रण किसको कहा जाता है? केंद्रक को। पूरे कोशिका को नियंत्रित कौन कर रखता है? कौन करके रखता है? केंद्रक। पूरे कोशिका को मैनेजमेंट कौन करता है? केंद्रक। यानी कि केंद्रक से 3 क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न पूछे कि कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक की खोज किसने की? 1831 में। याद रखिएगा, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? केंद्रक को। जो केंद्रक होता है वो कोशिका का दिमाग है। साथ ही साथ केंद्रक पूरे कोशिका के हर एक चीजों को मैनेज करता है। इसलिए कोशिका का मैनेजर यानी कि कोशिका का प्रबंधक किसे कहते हैं? केंद्रक को। पूरे कोशिका के पूरे चीजों पर कंट्रोल रखता है, इसलिए कोशिका का नियंत्रण भी कौन करता है? केंद्रक करता है। क्लियर है? इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन यहां से प्रश्न पूछ दे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, तो कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर एंड बेंडा ने किया था। याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर और बेंडा ने किया था। कॉलिकर और बेंडा ने किया था। क्लियर है? अच्छा, केंद्रक में याद रखिएगा, कोशिका का जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। कोशिका का जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। इस चीज को याद रख लीजिएगा। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है। सुनते रहिएगा, है ना। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है। और क्रेब्स चक्र जब चलता है तो उसमें F1 कण टूटता है और F1 कण के तरफ क्या होता है? श्वसन होता है। तो कई बार प्रश्न पूछेगा, कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में F1 कण भी पाया जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में F1 कण भी पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, इसमें 2 झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली होती है। एक ऊपरी झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली अंगुलीकार नुमा झिल्ली होती है, उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। याद करते चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पूरे कोशिका को पावर देने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है। अच्छा, केंद्रक की बात करें, केंद्रक में डीएनए, केंद्रक के अंदर छोटे केंद्रक के अंदर जाएंगे, केंद्रिकाएं होती हैं। केंद्रिकाओं के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। यहां पर लिखा गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, देखिए, केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। यहां से समझिएगा, डीएनए में याद रखिएगा, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में यहां देखिए, दिखाई देगा आपको, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जिसका नाम है ATGC। याद रखिएगा, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, जिसका नाम है ATGC। याद रखिएगा, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, जिसका नाम है ATGC, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वासिन, साइटोसिन, है ना। एक चीज याद रखिएगा, A और T क्या होते हैं? सिंगल बांड द्वारा। और G और C, A और T सिंगल बांड द्वारा, और G और C क्या होते हैं? डबल बांड द्वारा। पूछा जाए डीएनए में जो बंध होता है, डीएनए में जो बंध बना होता है वह कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। डीएनए में जो बंध बना होता है वह कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। डीएनए जो होता है, डीएनए ही जो होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनुवांशिक गुणों को लेकर जाता है। डीएनए जो होता है, जैसे मान लेते हैं जैसे मान लीजिए पिता है, तो पिता का चेहरा बेटे से मिलेगा, फिर उसके बेटे से। इस प्रकार से जो अनुवांशिक गुण होते हैं वह लेकर जाने का काम कौन करता है? डीएनए। कौन काम करता है? डीएनए। और डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम बोलते हैं जीन। डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम कहते हैं जीन। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जीन। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। यहां पर बात करते हैं आरएनए। आरएनए में भी नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन धातु के क्षार पाए जाते हैं, धातु का नाइट्रोजन के क्षार पाए जाते हैं। और
जिसका नाम है AUGC। क्या नाम है? AUGC। ध्यान से समझिए, डीएनए में ATGC होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और आरएनए में क्या होता है? AUGC, यानी कि आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। क्या आता है? यूरेसिल। देखिए, डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार, आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार। डीएनए जो होता हुआ ATGC होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन नाम का क्षार पाया जाता है। यही थाइमिन हट जाता है, आरएनए में यूरेसिल हो जाता है। आरएनए में क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। डीएनए की बात करें तो डीएनए की संरचना डबल हेलिकल होती है। डीएनए की संरचना द्विकुंडली डबल हेलिकल होती है, जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया। प्रश्न पूछा जाए डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो डबल हेलिकल होती है। ध्यान से कान लगाकर सुनिएगा। देखिए, डीएनए की संरचना डबल हेलिकल होती है। इसको किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। आरएनए की संरचना सिंगल होती है। आरएनए की संरचना एक कुंडलीकार होती है। आरएनए की संरचना एक कुंडलीकार होती है, जिसे किसने दिया? फ्रेडरिक मिसर ने। किसने दिया? फ्रेडरिक मिसर ने। ध्यान से सुनिएगा, फिर सुनिए जरा ध्यान से। डीएनए की जो संरचना होती है वह द्विकुंडलीकार होती है, डबल कुंडलीकार होती है। इसको सबसे पहले किसने बताया? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना बताया। द्विकुंडली में होते हैं डीएनए की संरचना। इस प्रकार से डीएनए होता है। इस प्रकार से डीएनए होता है द्विकुंडली में। यह जो संरचना होती है द्विकुंडली किसकी होती है? डीएनए की होती है। किसने बताया? तो याद रखिएगा, द्विकुंडली डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने दिया। वाटसन और क्रिक ने। अच्छा, आरएनए कैसा होता है? आरएनए जो होता है एक कुंडलीकार संरचना होती है। आरएनए की एक कुंडलीकार संरचना होती है। किसने बताया? तो फ्रेडरिक मिसर ने। किसने? फ्रेडरिक मिसर ने। फ्रेडरिक मिसर ने बताया। याद रखिएगा आरएनए और डीएनए के बारे में इतनी बातें। ठीक, आगे देखें, यहां पर बात करते हैं राइसोसोम। ध्यान से समझिएगा, राइसोसोम की बात करें। राइसोसोम याद रखिएगा, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। जो भी राइबोसोम होगा वह प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। इसलिए राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। जो भी राइबोसोम होगा वह प्रोटीन का निर्माण करेगा। सो राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया था। राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया था, इसलिए राइबोसोम को हम बोलते हैं पैलेट गढ़। क्या बोलते हैं? पैलेट गढ़। प्रश्न पूछे, निम्नलिखित में से पैलेट गढ़ का संबंध किससे है? तो प्रोटीन के निर्माण से। प्रोटीन के निर्माण से राइबोसोम को बोलते हैं पैलेट गढ़। क्या बोलते हैं? पैलेट गढ़। क्योंकि राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलेट ने। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री। याद रखिएगा, यह राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S और एक होता है 80S। क्लियर? राइबोसोम जो होता है। अच्छा, यह जो क्लास है ना दोस्त, यह जो क्लास जो बायो पढ़ चुके हैं, जो बायो में रम चुके हैं, जो बायो पढ़ने के बाद आप रिवीजन के तौर पर पूरा तैयार कर सकते हैं। अगर आप रिवीजन के तौर पर तैयार करते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट के तौर पर आप तैयार कर सकते हैं तो भी ठीक है। जो चीजें आपको नहीं आएगी छापते चलेगा, और जो आपको आएगी उसको छोड़ते चलेगा। वो तो याद ही है, जो नहीं आएगा उसको नोट करिएगा। देखिए, राइबोसोम की बात करें, यह राइबोसोम दो प्रकार का होता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S और एक होता है 80S। ध्यान से सुनिए, राइबोसोम जो होता है यह 70S का होता है और एक होता है 80S का। क्या होता है? 80S का। 70S जो होता है वह एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। 70S जो राइबोसोम होता है एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। और याद रखिएगा, जो 80S राइबोसोम होता है वह बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है। जो जिनका, देखिए, एक कोशिकीय जीव का मतलब जिनका निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है उसे बोलते हैं एक कोशिकी, और जिनका निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से होकर मिलकर हुआ है उसे बोलते हैं बहुकोशिकी। जैसे हम लोग के शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं तो हम लोग क्या होंगे? बहुकोशिकी। लेकिन कुछ लोग जो जैसे बैक्टीरिया हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब का निर्माण केवल एक कोशिका से होकर बना है। तो इसलिए उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है, जो जितने भी एक कोश के कीड़े मकोड़े जो भी एक कोश के जीव होते हैं उसमें 70S का राइबोसोम पाया जाता है। और हम लोगों में जो बहुकोशिकी है उसमें 80S का राइबोसोम पाया जाता है। याद कैसे करेंगे? अरे 70 छोटा 80 बड़ा, 80 हम लोगों में पाया जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, गोल्जी बॉडी, अगला हेडिंग है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? ध्यान से समझिए। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। और कैमिलियो गोल्जी बॉडी को बोलते हैं कोशिका का, है ना,
ध्यान से समझिए, गोल्जी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी, याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का यातायात पुलिस किसे बोलते हैं? गोल्जी बॉडी को। बढ़िया से सुनना लिखना, कोशिका का यातायात पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी को। यह काम क्या करता है? याद रखिएगा, जो भी राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, जो भी राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन को पैकेट के रूप में, बंडल के रूप में बांधने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। बंडल के रूप में बांधने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला देखें, नेक्स्ट देखें, अगला है ईपीआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है ईपीआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला नेक्स्ट क्या है? ईपीआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां दिख रहा होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। कई बार प्रश्न पूछता है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईपीआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज पोर्टर ने किया था। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज, इसकी खोज पोर्टर ने किया था। इसे बोलते हैं कोशिका का कंकाल। क्या बोलते हैं? कोशिका का कंकाल। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका का कंकाल। आगे यहां से बात करें, जो ईपीआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें एक होता है स्मूथ ईपीआर। दो प्रकार का होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ ईपीआर और दूसरा होता है रफ ईपीआर। दूसरा क्या होता है? रफ ईपीआर। यानी कि स्मूथ ईपीआर जो होता है यह वसा का निर्माण करता है। याद रखिएगा, यह वसा का निर्माण करता है, और रफ ईपीआर जो होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। दोनों। अच्छा, स्मूथ मतलब चिकना, स्मूथ मतलब चिकना, चिकना क्या होता है? वसा। तो स्मूथ ईपीआर क्या करता है? वसा का निर्माण करता है, और रफ ईपीआर क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रश्न पूछे कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, पोर्टर ने इसकी खोज की थी। पोर्टर ने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल की बात करें। क्लोरोफिल देखिए, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोफिल। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? याद रखिएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। क्लोरोफिल में याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु मिलती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मिलती है? मैग्नीशियम धातु मिलती है। ठीक है, एक मिनट मार्कर ले लें, है ना। क्लोरोफिल में कौन सी धातु मिलती है? मैग्नीशियम धातु मिलती है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछे क्लोरोफिल में, याद रखिए मैग्नीशियम धातु मिलती है। अगर पूछा जाए मानव के शरीर में, याद रखिएगा, देखिए पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोफिल प्रदान करता है। इसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु मिलती है। मानव के शरीर में, याद रखिएगा, मानव के शरीर में जो मैग्नीशियम होता है वो मानव के मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। प्रश्न पूछे मानव के शरीर में जो मैग्नीशियम होता है वह क्या काम करता है? तो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। मानव के शरीर में जो मैग्नीशियम होता है मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। अच्छा, मानव के शरीर में, मानव के मस्तिष्क में सोडियम धातु पाया जाता है। मानव के मस्तिष्क में सोडियम धातु पाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, मानव के जो अग्नाशय होता है, उस अग्नाशय में जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है उसमें जिंक होता है। इंसुलिन में क्या होता है? जिंक होता है। इस भी चीज को याद रखिएगा, है ना। मानव के मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? ल्यूकोपिन कहिए, चाहे ल्यूकोपिन कहिए, चाहे लाइकोपिन कहिए, बतिया एक ही है ना। टमाटर का जो लाल रंग होता है, इस चीज को याद रखिएगा, लाइकोपिन के कारण होता है। चुकंदर जो होता है, चुकंदर जो होता है इसमें बैरोटीन होता है। चुकंदर में क्या होता है? बैरोटीन होता है। याद रखिएगा, चुकंदर में बैरोटीन होता है। और चुकंदर से 4% चीनी पाकिस्तान द्वारा बनाया जाता है। चुकंदर से 4% चीनी बनता है, वो कौन बनाता है? पाकिस्तान बनाता है। गाजर में देखिए, गाजर का जो पीला रंग, अच्छा दो प्रकार के गाजर होगा। एक तो गाजर खाते होंगे दतवा रंगा जाता है, एकदम करिया करिया, है ना। एक गाजर खाते होंगे जो ललाह टाइप लगता होगा। तो याद रखिएगा, जो भी लाल और पीला का मिश्रण बनेगा गाजर में, है ना, उसमें क्या होता है? कैरोटीन होता है। क्या होता है? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाजर क्या होता है? ललाह टाइप होता है। ललाह टाइप होता है ना। पपीता में जेंथोफिल, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पपीता में क्या होता है? जेंथोफिल होता है। पपीता में क्या होता है बाबू? जेंथोफिल। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। इस चीज को याद रखेंगे। गाजर का पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। चुकंदर कैसा होता है? बैरोटीन के कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। टमाटर का लाल रंग क्या होता है? लाइकोपिन के कारण। अच्छा, टमाटर के बीज में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के बीज में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। बीज होता है ना, बीज के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, पपीता क्या होता है? जेंथोफिल। यहां पर और बात करें मिर्च में होता है कैप्सेसिन। मिर्च में होता है कैप्सेसिन, याद रखिएगा, मिर्च में कैप्सेसिन। और मिर्च में विटामिन सी होता है। मिर्च में विटामिन सी होता है। दीमक में भी विटामिन सी होता है। दीमक में भी विटामिन सी होता है। आगे बात करते हैं सेंट्रोसोम की, याद रखिएगा, सेंट्रोसोम, इसकी खोज वेंडन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? वेंडन ने। परंतु याद रखिएगा, इसको सबसे पहले देखिए ऐसे,
इसको सबसे पहले देखा था, सेंट्रोसोम की बात करें, बढ़िया से समझिएगा, सेंट्रोसोम की बात करें, इसको सबसे पहले देखा था वेंडन ने, परंतु इसका नामकरण किया बोवरी ने। किसने? बोवरी ने। कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में। तो सेंट्रोसोम को सबसे पहले देखा था वेंडन ने, लेकिन नामकरण किसने किया? वोवरी ने। किसने किया? वोवरी ने। सेंट्रोसोम क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो भी मानव, देखिए सबसे पहली बात, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु मतलब जो जानवर होते हैं, जैसे हम लोग भी एक प्रकार के जानवर ही हैं, तो जो जानवर होते हैं उनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। पेड़ पौधों में याद रखिएगा, सेंट्रोसोम पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम। याद रखिएगा, सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम का काम होता है कि सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना। जैसे मान लीजिए कि हाथ पर इतना कट कर निकल जाए, हाथ पर इतना कट कर निकल जाए, तो यहाँ का सेंट्रोसोम धीरे 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 इसको क्या कर देगा? भर देगा। धीरे 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 क्या कर देगा? भर देगा। अगर सेंट्रोसोम नहीं होता तो यहाँ पर कट के गढ़ा हो गया तो जिंदगी भर गढ़ा रह जाता, ऐसे ही रहता। लेकिन सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम को इसका विभाजन करता है, कट कर निकल के फिर धीरे 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 क्या कर देगा? भर देगा। याद रखिएगा सेंट्रोसोम, इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। हमारे ब्रेन में जो होता है ना, सेंट्रोसोम ना के बराबर होता है, इसलिए ब्रेन में जब कोई घाव लगता है तो जल्दी सही नहीं होता है। ब्रेन में जब कोई घाव लगता है तो जल्दी सही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है, नेक्स्ट समझ गया सेंट्रोसोम। अच्छा, लार में क्या होता है? लार में कौन सा एंजाइम निकलता है ना? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। क्या निकलता है? टाइलिन। लार में जो एंजाइम होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। तो हम लोग केवल टाइलिन ही बोल देते हैं। लार में कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम लार से निकलता है। अच्छा, अगर बात करें लार में, देखिए लार में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम निकलता है। और यहीं पर बात करें जो भोजन को क्या चिपचिपा बनाता है। अच्छा, प्रश्न पूछे पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो पाचन हमेशा मुंह से ही प्रारंभ होता है। पाचन कहां से प्रारंभ होता है? मुंह से। और सबसे ज्यादा शरीर में पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में। ध्यान से समझिए, पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में। पूरी तरीके से पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में बिलाई नाम के रेशे होते हैं। छोटी आंत में बिलाई नाम के रेशे होते हैं, जो भी हम खाते हैं वो बढ़िया बढ़िया पोषक तत्व तो खींचकर हमारे ब्लड में मिला देते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर बात करते हैं, लार में कौन सा? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है ना। यहां पर बात करते हैं पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो मुंह से ही पाचन प्रारंभ होता है। अगर कोई पूछे पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो मुंह से पाचन प्रारंभ होता है। और पूरी तरीके से पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में पूरी तरीके से पाचन होता है। जो भी हम खाना खाते हैं 3 से 4 घंटा हमारे पेट यानी कि अमाशय में रुका रहता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, जो उसको छोटे छोटे सड़ाता है, छोटे छोटे गलाने का काम करता है। उसके बाद खाना जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में विलाई नाम के रेशे, ध्यान से सुनिए, छोटी आंत में विलाई नाम के रेशे पाए जाते हैं। विलाई नाम के रेशे भोजन से बढ़िया बढ़िया चीजों को खींचकर ब्लड में मिला देते हैं, ब्लड में मिला देते हैं। उसके बाद खाना जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में नमक और पानी का अवशोषण होता है। याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? नमक और पानी का। यहां लिखे हैं बड़ी आंत में नमक और पानी का अवशोषण होता है। इस चीज को याद रखेंगे। अमाशय में खाना 3 से 4 घंटे तक रुकता है, यह भी लिखा गया है। खाने का पूर्ण पाचन और अवशोषण, पूरी तरीके से पाचन और पूरी तरीके से अवशोषण कहां पर होता है? छोटी आंत में। उसके बाद खाना जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में याद रखिएगा पानी और नमक का अवशोषण हो जाता है, पानी और नमक को खींच लिया जाता है। याद रखिएगा। यहां पर बात करें, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम और तीसरे को बोलते हैं इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो इसको लिख सकते हैं डीजेआई। क्या लिख सकते हैं? डीजेआई। छोटी आंत के 3 भाग क्या है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, डीजेआई। क्लियर है? अच्छा, यहां पर बात करें पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है? लीवर में। बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा हर एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए पित्त रस की बात करें, शरीर में लगातार 24 घंटे लगातार यह रस बनता है। लगातार यह रस शरीर में बनता रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता है। पित्त रस की बात करें, पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है? तो लीवर में। लीवर यानी कि यकृत में। कहां पर? यकृत में, लीवर में। यानी कि पित्त रस का निर्माण हमारे लीवर, यकृत में लगातार 24 घंटे होता रहता है। लेकिन प्रश्न पूछ रहे पित्त रस कहां पर स्टोर होता है? जैसे देखिए लगातार पित्त रस का निर्माण लीवर करता है, याद रखिएगा। लेकिन पित्त रस
पितरस जो होता है यह पित्ताशय में स्टोर होता है। कहां पर? पित्ताशय में स्टोर होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर पूछे निर्माण कौन करता है? लीवर। लीवर को बोलते हैं यकृत बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। इस प्रकार से हम बोलते हैं पितरस का निर्माण लीवर यानी कि जिगर में होता है। पितरस को स्टोर कहां पर करते हैं? पित्ताशय में स्टोर किया जाता है। यहीं पर बात करते हैं, पितरस जो होता है सबसे भारी अंग है, हमारे शरीर का सबसे भारी अंग है, या कह सकते हैं सबसे बड़ा अंग है। आंतरिक अंग, बाहरी का अंग नहीं, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, भीतरी अंग है। कौन? यकृत। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। कौन सी है? लीवर। अच्छा, यहां पर बात करते हैं दो एंजाइम और याद रखिएगा। दो एंजाइम हमारे मुंह में ही मिलता है, म्यूकस एंजाइम। हमारे मुंह में म्यूकस एंजाइम मिलता है। क्या मिलता है? म्यूकस एंजाइम। कभी कभी आप देखते होंगे ऐसे खींचते होंगे, है ना, खींचते और खींच के सीधे घोट के अंदर मार देते हैं। देखें कि नहीं देखे हैं? अरे बोले सर्दी और हुआ होता है तो ऐसे भयानक खींचते हैं और खींच के सीधे अंदर ले जाते हैं, अंदर मार देते हैं। वो होता है म्यूकस। वह होता है क्या? म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। और म्यूकस एंजाइम जो होता है यह भोजन को पूरी तरीके से चिपचिपा बनाता है, भोजन को लुगदी और चिपचिपा बनाता है, लुगदी और चिपचिपा नुमा बनाता है। भोजन को लुगदी और चिपचिपा नुमा कौन बनाता है? म्यूकस एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम याद रखिएगा हमारे आंसू में पाया जाता है, हमारे मुंह और आंसू में पाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, लाइसोजाइम एंजाइम हमारे मुंह में और हमारे आंसू में पाया जाता है। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? भोजन में जो भी उल्टा सीधा बैक्टीरिया होता है, भोजन के छोटे छोटे बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। इसीलिए ज्यादा मात्रा में लाइसोजाइम बहाना नहीं चाहिए। आप मुंह से ज्यादा थूकेंगे तो लाइसोजाइम निकल जाएगा, खाना खाएंगे तो कीटाणु वाला खाना अंदर जाएगा, ज्यादा रोने से भी आंसू में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है, निकल जाएगा और खाना खाएंगे बढ़िया से पचेगा नहीं। याद रखिएगा लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है? यह भोजन के छोटे छोटे कीटाणुओं को मारने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम एंजाइम। अच्छा, दो क्वेश्चन यहां पर है, इसको भी देख लीजिएगा, नहीं दिखाई दे तो भी सुनिए। दो क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन यहां पर है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न कहा है बाईपास सर्जरी, ध्यान से सुनिए, बाईपास सर्जरी किसने किया? सबसे पहले बाईपास सर्जरी किया था रॉबर्ट एच गोट्स ने। याद रखिएगा सबसे पहले बाईपास सर्जरी किसने किया था? बाईपास कहां पर होता है? हृदय का बाईपास सर्जरी होता है। तो सबसे पहले बाईपास सर्जरी रॉबर्ट एच गोट्स ने किया था। रॉबर्ट एच गोट्स ने, याद रख लीजिएगा, सबसे पहले बाईपास सर्जरी रॉबर्ट एच गोट्स ने किया था। अच्छा, प्रश्न पूछ दे कि सबसे पहले सर्जरी किसने किया था? तो सुश्रुत नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले सर्जरी, सुश्रुत नाम के, है ना, सर्जरी को बोलते हैं शल्य चिकित्सक। क्या बोलते हैं? शल्य चिकित्सा। सर्जरी को हम लोग बोलते हैं शल्य चिकित्सा। सबसे पहले शल्य चिकित्सा किसने किया? सुश्रुत ने। याद रखिएगा सबसे पहले शल्य चिकित्सा किसने किया? सुश्रुत ने। यहाँ पर सबसे पहले बाईपास सर्जरी किसने किया? तो रॉबर्ट एच गोट्स ने, रॉबर्ट एच गोट्स ने, है ना। आगे फिर बोले एंजियोप्लास्टी किसने किया? तो एंजियोप्लास्टी किसने किया? तो डॉक्टर साइमन ने। किसने किया? डॉक्टर साइमन ने। एंजियोप्लास्टी किसने किया? डॉक्टर साइमन ने। लेकिन अगर पूछ दे कि बाईपास सर्जरी तो किसने किया? गोट्स ने। किसने किया? गोट्स ने। अरे गोट मतलब बकरी, बकरी को एक सर्जरी अपना कर देंगे। तो सबसे पहले पूछे बाईपास सर्जरी तो गोट्स, गोट्स मतलब बकरी उकरी ने, डॉक्टर रॉबर्ट एच गोट्स ने किया और एंजियोप्लास्टी साइमन ने किया। बस याद रख लीजिएगा सबसे पहले सर्जरी किसने किया? तो सुश्रुत ने किया। शल्य चिकित्सक के जनक, सर्जरी के जनक सुश्रुत है। इस चीज को याद रखना है। क्लियर हो गया? चलो इधर आते हैं, यही सब बचे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तक तो हमने कर लिया। पितरस का निर्माण कहां पर होता है? पित्ताशय में। या लगातार 24 घंटे बनता है, लगातार 24 घंटे में। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा जूस है या ऐसा कौन सा रस है जो लगातार 24 घंटे तक बनता है, तो उसका नाम है कौन सा? वह कौन सा रस है? पित्तरस है। और बनता कहां पर? लीवर में। कहां पर बनता है? लीवर में, है ना। नेक्स्ट है अग्नाशय की बात करें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पत्ते की आकार की संरचना किसकी है? अग्नाशय की। पत्ते की आकार की संरचना किसकी होती है? अग्नाशय की होती है। और अग्नाशय याद रखिएगा मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। ध्यान से सुनिए, अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय से ही निकलता है इंसुलिन हार्मोन। बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। और अग्नाशय से ही निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अग्नाशय से ही क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। और याद रखिएगा अग्नाशय के बारे में सबसे पहले लैंगरहेंस ने बताया, और इसने बताया कि लैंगरसेंस ने, ध्यान से सुनिए, अग्नाशय के बारे में सबसे पहले लैंगरसेंस ने बताया और
लैंगरसेंस ने बताया कि जो अग्नाशय है उसमें छोटे 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 4 द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे गांठनुमा संरचना पाई जाती है, जिससे कुछ ना कुछ निकलता रहता है। हमारे शरीर के अंदर अग्नाशय, अग्नाशय में छोटे 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 गांठनुमा संरचना पाई जाती है, जिससे कुछ ना कुछ निकलता रहता है। और इसी गांठनुमा संरचना को लैंगर्स-हेंस द्वीप कहा जाता है। लैंगर्स-हेंस द्वीप कहा जाता है। तो पूछा जाता है लैंगर्स-हेंस के द्वीप कहां पाए जाते हैं, तो अग्नाशय में ही पाए जाते हैं। लैंगर्स-हेंस के द्वीप कहां पाए जाता है, अग्नाशय में। और उन द्वीप का नाम लिखा गया है अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। याद रखिएगा, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल कहां मिलते हैं, अग्नाशय में मिलते हैं। अच्छा, यही एफ सेल से, यही जो एक गांठ है जिसको एफ सेल कहा जाता है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, इसी एफ सेल से एक रस निकलता है जिसे बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि इंसुलिन कहां से निकलता है, अग्नाशय से, और पूर्ण पाचक रस भी कहां से निकलता है, अग्नाशय से। याद रखिएगा, इंसुलिन कहां से निकलता है, अग्नाशय से, और पूर्ण पाचक रस भी कहां से निकलता है, अग्नाशय से। एकदम दिमाग के कोनों तक जानी चाहिए यह बात, है ना। पूर्ण पाचक रस कहां से निकलता है, अग्नाशय से। अग्नाशय के किस से, अल्फा से, कि बीटा से, कि डेल्टा से, कि एफ से। तो याद रखिएगा, पूर्ण पाचक रस जो होता है एफ सेल से निकलता है। किससे निकलता है, एफ सेल से। इस चीज को डिटेल याद रख लीजिएगा। अगला है ब्लड की बात करें, किसकी बात करें, ब्लड का, है ना। याद रखिएगा, मनुष्य के वजन का 7% उसके शरीर में ब्लड होना चाहिए। मनुष्य के वजन का 7% यानी कि 4 से 5 लीटर ब्लड होना चाहिए उसके शरीर में। मनुष्य के वजन का 7% ब्लड होना चाहिए। ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में पानी होता है। याद रखिए, ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। अच्छा देखिए, ब्लड को नापने का जो मीटर है उसका नाम है होमोसाइटोमीटर। क्या नाम है, होमोसाइटोमीटर। ब्लड को मापने का जो मीटर है उसका नाम है होमोसाइटोमीटर। ब्लड को मापने का जो मीटर है उसका नाम है होमोसाइटोमीटर। ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड का जो लाल रंग होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। दिखाई दे रहा है। चलिए, 31 मिनट का क्लास हो चुका है। दिखाई दे तो भी ठीक है, ना दिखाई दे तो भी ठीक है, बस सुनते रहिए। ब्लड का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में याद रखिएगा 55% प्लाज्मा, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहां से सुनना है, जो हमारा ब्लड होता है इस ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। 55% प्लाज्मा होता है। बाकी जो होता है बाबू वह 40% के आसपास कणिकाएं होता है। ब्लड में 55% क्या होता है, प्लाज्मा, और 45%, 40-45% के आसपास कणिकाएं यानी कि कार्पल्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्पल्स होते हैं। इस प्लाज्मा में याद रखिएगा 90% पानी होता है। जो ब्लड में 55% मान लेते हैं प्लाज्मा है। ब्लड में 55% क्या, प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में इतना 90% केवल पानी होता है। इस प्लाज्मा में 90% पानी होता है, और बाकी जो ब्लड का 45% हिस्सा बचता है उसमें कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स मतलब आरबीसी, छोटे छोटे कण होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी सफेद का खून होता है, व्हाइट ब्लड सेल, है ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। क्या बोलते हैं, बिम्बाणु बोलते हैं। जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ध्यान से सुनिए, आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन में आरबीसी पूरे शरीर में घूमता रहता है। अब इसका निर्माण बात करें, अस्थिमज्जन होता है। आरबीसी जो लाल रंग का खून होता है या अशुद्ध खून होता है कोई बात नहीं, जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल 120 दिन पूछ जाता है। जीवन काल 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा, बोन मैरो में इसका निर्माण अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है, और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। कहां पर होती है, प्लीहा में। ठीक है, पूरा मैटर है, बस छापते चलेगा। आरबीसी की बात करें, इसका जीवन काल 120 दिनों का। निर्माण कहां पर होता है, अस्थिमज्जा में, और इसकी मृत्यु कहां होती है, 120 दिन बाद इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। कहां पर होती है, प्लीहा में। अगर प्लीहा ऑप्शन में आ जाए, आरबीसी मरने कहां पर जाएगा, प्लीहा में। अगर प्लीहा ना ऑप्शन में दे तो लगाएंगे यकृत। क्या लगाएंगे, लीवर। लीवर में क्या होती है, इसकी मृत्यु होती है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कई बार पूछता है। सबसे ज्यादा आरबीसी मरता है प्लीहा में, तो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है ना। अब आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को। गैबियर ऑफ द क्या बोलते हैं, आरबीसी किसे कहते हैं, प्लीहा को। किसे कहते हैं, प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहलाता है, प्लीहा। डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। यह बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है, और यह ब्लड में ही मर जाता है। अस्थि मज्जा में बनता है और ब्लड में मर जाता है। अस्थि मज्जा जो नल का नली होता है, नल ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए नली है, खाए होंगे आप लोग, ये मान लेते नली है,
और इस नली के बीचों बीच का जो आइटम होता है, बीचों बीच में जो मटेरियल होता है, इसे ही बोलते हैं अस्थि मज्जा, इसे ही बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। बोन के अंदर जो मैरो होता है उसे बोलते हैं बोन मैरो, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्लियर है? चले यहाँ पर क्या है, WBC की बात करें, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका कहां पर, बोन मैरो में, यह भी जन्मता है, लेकिन दोनों जन्मेंगे बोन मैरो अस्थि मज्जा में। यह मरेगा प्लीहा पर, यह मेरे ब्लड में ही खत्म हो जाता है, ब्लड में ही खत्म हो जाता है, बनता रहता है, खत्म हो जाता है, बनता रहता है, खत्म हो जाता है। आगे बात करें प्लेटलेट्स की बात करें, इसका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है, इसका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। और याद रखिएगा इसका निर्माण तो ब्लड में होता है और मृत्यु भी कहां पर होती है, ब्लड में। निर्माण ब्लड में और मृत्यु भी कहां पर होती है, ब्लड में। अच्छा, प्लेटलेट्स की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्लेटलेट्स की कमी जब हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी जब हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता। प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है, अच्छा डेंगू किसके कारण होता है, अरबो वायरस के कारण, डेंगू अरबो के कारण होता है। और जब डेंगू हो जाता है, डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, बड़ी भयानक हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है, डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। और उसमें डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो रक्त पतला हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अच्छा, यहां पर लिखा है माता के पहले दूध को क्या कहते हैं, माता का जो पहला दूध होता है, माता का जो पहला दूध होता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। सुन लीजिए, दिखाई नहीं देगा, लिख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है? ठीक है, माता का जो पहला दूध होता है, माँ का जो पहला दूध होता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। माता का पहला दूध कोलेस्ट्रम। गाय का पहला दूध खीस, गाय का पहला दूध खीस। माता का पहला दूध कोलेस्ट्रम और गाय का जो पहला दूध है उसे हम खीस कहते हैं। गाय का जो पहला दूध है क्या कहलाता है, खीस। अच्छा, जो नवजात शिशु होता है, जो पेट में शिशु पल रहा होता है, वह अपना पोषण कहां से प्राप्त करता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वह अपना पोषण कहां से, मतलब अपने शक्ति कहां से प्राप्त करता है, तो माँ के शरीर से एक नाल गया होता है, उसके नाभि में होता है, बच्चे के नाभि में, उस नाभि को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो यहां पर लिखा है माता का पहला दूध क्या कहलाता है, माता का पहला दूध कहलाता है भैया क्या, कोलेस्ट्रम। और प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा से ही नवजात शिशु को पोषण मिलता है, नवजात शिशु को पोषण, वो जो नाभि तक गया होता है छोटे बच्चों को उसे बोलते हैं प्लेसेंटा, उसी प्लेसेंटा से छोटे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। गाय का पहला दूध खीस कहलाता है, गाय का पहला दूध क्या कहलाता है, खीस कहलाता है। अच्छा, काकरोच का जो ब्लड होता है, काकरोच और टिड्डे का जो ब्लड होता है सफेद होता है। काकरोच का ब्लड कैसा होता है, सफेद होता है। क्यों होता है, काकरोच का जो ब्लड होता है सफेद होता है, क्यों होता है, तो इसमें ल्यूकोसाइट के कारण। किसके कारण, ल्यूकोसाइट के कारण। अच्छा, होमोसाइटोमीटर से ब्लड मापते हैं, साइटो जहां लग जाए समझिएगा ब्लड की बात हो रही है। तो काकरोच का जो ब्लड होता है वह सफेद होता है, क्यों, ल्यूकोसाइट के कारण, ल्यूकोसाइट के कारण, है ना। इसको देखिए, ऑक्टोपस जो होता है इसमें 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो नीला होता है, वो कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। आइए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें लिखे, उसको भी हम कर लेते हैं। अच्छा, क्लोरेला क्या होता है, क्लोरेला एक शैवाल है, क्लोरेला एक शैवाल है और सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें से आयोडीन निकलता है। नहीं भाई, है ना, आयोडीन नहीं, ठीक। क्लोरेला एक शैवाल है, क्लोरेला क्या है, एक शैवाल है, एक पौधा है जिसे अंतरिक्ष में लेकर जाया जाता है, जिसे अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं लोग, अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन। क्लोरेला एक शैवाल है, या अंतरिक्ष में लेकर लोग जाते हैं, अंतरिक्ष में लेकर लोग जाते हैं। इसी क्लोरेला शैवाल को गमले में लगाकर अंतरिक्ष में लेकर चले जाते हैं। जब मन करता है इसी क्लोरेला पौधे में सूसू कर देते हैं, उसके बाद उसी सूसू को यह ले लेता है और ऑक्सीजन देता रहता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन देता रहता है। क्लियर है, क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल, अंतरिक्ष में ले जाने वाला पौधा कौन सा है, क्लोरेला। कौन सा, क्लोरेला। लेकिन पूछ दे कि किस शैवाल में सबसे ज्यादा आयोडीन मिलता है, तो लेमिनेरिया शैवाल, कहीं लिख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं लेमिनेरिया शैवाल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। लेमिनेरिया शैवाल में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। आगे बात करें, लाल सागर का नाम सुने होंगे। लाल सागर एक सागर है, उसका पूरा का पूरा पनिया लाल है, लाल सागर। वो पानी लाल नहीं, उसमें लाल रंग का शैवाल मिलता है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। लाल सागर का जो लाल रंग है, क्यों है, उसमें लाल रंग का शैवाल मिलता है और उस शैवाल का नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। लाल सागर का लाल रंग क्यों है, तो लिखेंगे शैवाल के कारण, और उस शैवाल का नाम क्या है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। क्लियर है। आइए यहां पर बात करते हैं, यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको दिखे तो भी ठीक है, नहीं दिखे तो भी ठीक है, अच्छी तरीके से देखिएगा, अभी पूरा स्लाइड बचा हुआ है।
ठीक है भाई, शाबाश, लंबा क्लास है ना। इसको देखिए, यहां पर बात आप लोग, मैं बोल रहा हूं लिख लीजिएगा, है ना। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक नाम सुने होंगे, आर्सेनिक 74। अच्छा, प्रश्न पूछ दे, सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रदूषण गंगा नदी में सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रदूषण का है तो पश्चिम बंगाल, लिख लीजिएगा। गंगा नदी में सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रदूषण कहां पर है तो पश्चिम बंगाल। सीधे भी आर्सेनिक प्रदूषण पूछे तो भी पश्चिम बंगाल है, ठोकेंगे आंसर। अच्छा, आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक 74, इसका समस्थानिक होता है आर्सेनिक 74 का जो प्रयोग होता है या ट्यूमर की पहचान और उसके इलाज के लिए। आर्सेनिक 74 जो होता है ट्यूमर की पहचान और उसके इलाज के लिए। कोबाल्ट 60 जो होता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कहां पर करते हैं तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का प्रयोग होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। आयोडीन 131, आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं थायराइड ग्रंथि के उपचार में, थायराइड ग्रंथि के उपचार में या थायराइड ग्रंथि को एक्टिव रखने के लिए, थायराइड ग्रंथि को सही रखने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। सोडियम 24 का प्रयोग कहां पर करते हैं, सोडियम का 24 का प्रयोग करते हैं ब्लड के, है ना। सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं रक्त की कमी को कम करने के लिए, रक्त की कमी को कम करने के लिए। देखिए, आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि को एक्टिव यानी कि थायराइड ग्रंथि को सही रखने के लिए। सोडियम 24 का प्रयोग कहां पर करते हैं, रक्त व्यतिक्रम, व्यतिक्रम कम करने के लिए। व्यतिक्रम मतलब होता है कमी, यानी कि रक्त की कमी को कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है, सोडियम का। फास्फोरस 32 बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया यानी कि कैंसर के उपचार में करते हैं। फास्फोरस 32 यानी कि इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, ल्यूकीमिया यानी कि कैंसर के उपचार में करते हैं। ठीक, यह भी स्लाइड खत्म। आइए यहां पर, यह हमारा बचा हुआ है, यहां पर हम बात करते हैं। देखिए, हीपेरिन क्या होता है, फाइब्रिनोजन क्या होता है, अच्छा सर्वदाता क्या होता है, सर्वग्राही क्या होता है, फटाफट करते हैं, है ना। इसमें मैं देख लू कंडीशन क्या है इसकी। चलिए ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पानी पी ले। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए यहां पर हीपेरिन क्या होता है, हीपेरिन और फाइब्रिनोजन। देखिए समझिए, हीपेरिन शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट किसे बोलते हैं, हीपेरिन के। शरीर के अंदर अगर ब्लड जम जाएगा तो व्यक्ति तुरंत मर जाएगा, तो शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकने का काम कौन करता है, हीपेरिन। क्या करता है, हीपेरिन शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। फाइब्रिनोजन क्या होता है, फाइब्रिनोजन एक प्रकार का प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन हमारे ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन है, और फाइब्रिनोजन, है ना, फाइब्रिनोजन के कारण ही जब कोई हाथ कट जाता, चाहे कुछ कट जाता है, तो रक्त का थक्का बना देता है। रक्त का क्या करता है, थक्का बना देता है। शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजन। अरे शरीर के बाहर कट जाएगा, रक्त निकलेगा तो रुकन जरूरी है ना रे बाबू, तो रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजन। लेकिन शरीर के अंदर थक्का ना बने उसको रोकने का काम कौन करता है, हीपेरिन। एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। शरीर के अंदर क्लॉट यानी कि थक्का ना बने, वह कौन रोकता, कौन, हीपेरिन रोकता है। फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बाहर बनाता है। सर्वदाता किसे कहते हैं, ओ को, और सर्वग्राही किसे कहते हैं, एबी को। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, ओ, और सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है, एबी। लेकिन कई बार क्वेश्चन बना अंदर से एकदम चाप के पूछता है, कहेगा सर्वदाता ओ तो होता है, ठीक है, सर्वग्राही मतलब जो सबको क्या करे, सबका खून ग्रहण कर ले, एबी होता है। सर्वदाता ओ होता है, लेकिन ओ में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो याद रखिएगा सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप होता है वह ओ निगेटिव होता है। कौन होता है, ओ निगेटिव होता है। अच्छा, आरएच फैक्टर की खोज किसने की, तो वीनर और लैंड स्टीनर ने, वीनर और लैंड स्टीनर ने की। आरएच फैक्टर की खोज किसने की, वीनर और लैंड स्टीनर ने की। याद रखिएगा, वीनर और लैंड स्टीनर ने की। क्लियर है। अच्छा, आर्यच सबसे पहले रीसस प्रजाति के बंदर में खोजा गया आर्यच फैक्टर। अच्छा, रक्त समूह की खोज किसने की, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने इन्होंने रक्त समूह की खोज की।
कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज विलियम हार्वे ने की। रक्त परिसंचरण, पूरे शरीर में जो संचरण होता है, रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज विलियम हार्वे ने की। लेकिन अगर पूछा जाए ब्लड ग्रुप की खोज, रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर ने, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। याद रखिएगा, मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। लेकिन व्हेल मछली में अपवाद है, 4 चैम्बर होते हैं। छिपकली में, मेढक में और सरीसृप में, मतलब जो रेंग कर चलता है, छिपकली, मेढक और सरीसृप, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। कितने होते हैं? 3 चैम्बर। पक्षी की बात करें और मगरमच्छ की बात करें, इनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मछली में याद रखिएगा, हमेशा 2 लगाइएगा। व्हेल मछली में 4 होता है, व्हेल मछली में 4 होता है। अदरवाइज कोई मछली हो तो उसमें 2 चैम्बर होते हैं। पक्षी की बात करें और मगरमच्छ की बात करें, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हृदय का सबसे पहला प्रत्यारोपण, हृदय को सबसे पहले ट्रांसप्लांट किसने किया? तो हृदय का पहला प्रत्यारोपण साउथ अफ्रीका में हुआ था, क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था। ध्यान से सुनिए, हृदय का पहला ट्रांसप्लांट, हृदय का पहला प्रत्यारोपण कहां पर हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ और क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया। किसने किया? क्रिश्चियन बोनार्ड ने। पूछा जाए कि भारत में हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण, भारत में हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किसने किया? तो के वेणुगोपाल ने। भारत में हृदय का सबसे सफल प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया? तो के वेणुगोपाल ने। लेकिन पूरे विश्व में सबसे पहले किसने किया? क्रिश्चियन बोनार्ड ने। भारत में के वेणुगोपाल और पूरे विश्व में क्रिश्चियन बोनार्ड। अच्छा, यहां पर बात करें सेरिब्रम क्या होता है? हमारे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है, हमारे मस्तिष्क का जो 66% भाग होता है, उसे बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। यह बड़ा दिमाग होता है। ध्यान से देखिए, हमारे मस्तिष्क का 66% जो भाग होता है वह होता है सेरिब्रम। बड़का जो कपार होता है वह होता है सेरिब्रम। बुद्धि, चतुराई, बुद्धिमत्ता का केंद्र और पूरा का पूरा दिमागी एक्टिविटीज कहां पर होती है? सेरिब्रम में होती है। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम जो पीछे का जो दिमाग होता है, पीछे का जो दिमाग, पीछे हिंड जो ब्रेन होता है, छोटा जो दिमाग, पीछे का जो दिमाग होता है, उसे बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम सबसे बड़ा दिमाग, सेरिबेलम इसे बोलते हैं छोटा दिमाग। क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग। अच्छा, सेरिब्रम को हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। सेरिबेलम को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मतलब छोटा दिमाग। अनुमस्तिष्क मतलब क्या होता है? छोटा दिमाग। याद रखिएगा, शराब पीने से सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है। शराब पीने से सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है। शराब पीने से यह लीवर भी प्रभावित हो जाता है, लीवर भी प्रभावित हो जाता है और लीवर सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। शराब पीने से लीवर प्रभावित होता है, लीवर सिरोसिस नाम का रोग हो जाता है। यहाँ पर ब्रेन का पिछला ब्रेन, छोटा ब्रेन प्रभावित हो जाता है, सेरिबेलम प्रभावित हो जाता है। दिमाग की बाहरी झिल्ली को बोलते हैं ड्यूरोमीटर। दिमाग की बाहरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? ड्यूरोमीटर। दिमाग की बाहरी झिल्ली को ड्यूरोमीटर। ब्लड प्रेशर कितना होता है? हाई वाला 120, नीचे वाला 80। 120/80। ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। आपको पता है। थैलेमस क्या होता है? देखिए, थैलेमस यह ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है, ठंडी चीज, बाहरी चोट और एहसास। याद रखिएगा, ठंडी चीज, किसी चीज को सूंघने और किसी चीज को चखने के लिए किसकी आवश्यकता है? थैलेमस की। किसकी आवश्यकता होती है? थैलेमस की। फीलिंग, भूख, प्यास, प्यार, स्वभाव, नफरत, यह सब किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण। हमारे ब्रेन में एक छोटी छोटी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हमें फीलिंग आती है, अच्छा बुरा का हमें पता चलता है। फीलिंग आती है, भूख होती है, प्यास लगता है, भूख होती है, प्यास लगता है, किसी से प्यार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी गुस्सा करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, सब किसके कारण? हाइपोथैलेमस के कारण। हाइपोथैलेमस के कारण। मांडुला अम्बलागेटा, याद रखिएगा, मेंडुला अम्बलागेटा क्या होता है? मेंडुला अम्बलागेटा जैविक क्रिया, जैसे मेंडुला अम्बलागेटा जैविक क्रिया के लिए सहायक होता है, जैसे पाचन, सांस लेना, ब्लड पूरे शरीर में दौड़ना, हिचकियाना। यह पूरा ब्रेन किसके द्वारा? मेंडुला अम्बलागेटा द्वारा यह पूरा ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस। शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा, शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। दिखाई दे रहा है? चलिए, शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। फीलिंग हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, नफरत हो गया, स्वभाव हो गया, इज्जत हो गया, किसी को इज्जत देना, किसी से गाली सुनना, किसी को गाली देना, मन में गंदगी रखना, यह सब कौन लाता है? हाइपोथैलेमस लाता है। अच्छा, थैलेमस ठंडी गर्म चीजों को बताता है, बाहरी चोट को बताता है, सूंघने और चखने की बुद्धिमत्ता कौन प्रदान करता है? थैलेमस। ठीक है, आगे बात करें। शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। यहां पर देखिए जरा, तो यहां पर देखिए क्या है? सबसे मजबूत हड्डी, याद रखिएगा, सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर। सबसे मजबूत हड्डी फीमर। अगर फीमर ना ऑप्शन में दे तब लगाएंगे जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी फीमर। अगर फीमर ना ऑप्शन में दे तब लगाएंगे जबड़े की हड्डी। तब क्या लगाएंगे?
लगाएंगे? जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, फीमर ना दे तब लगाएंगे जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, क्या होती है? फीमर। और सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी भी कौन होती है? फीमर। सबसे लंबी हड्डी भी कौन होती है? फीमर। सबसे कठोर हड्डी पूछे, सबसे कठोर हड्डी होती है कौन सी? जबड़े की हड्डी। सबसे कठोर हड्डी हुई जबड़े की हड्डी। यह उभरी हुई हड्डी किसे कहते हैं? उभरी हुई जो हड्डी दिख रही है इसे बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। उभरी हुई हड्डी को बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। आगे देखें, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, उसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। हमारे कान के मध्यवर्ती भाग में, कई बार प्रश्न पूछा है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, लेकिन कान के बाहरी भाग या आंतरिक भाग या मध्य में तो स्टेपीज जो हड्डी होती है वो मध्य भाग में पाई जाती है। हमारे कान में कुल 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। पहला होता है इनकस, दूसरा होता है मैलियस, तीसरा होता है स्टेपीज। जो स्टेपीज हड्डी होती है हमारे कान के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे कमजोर हड्डी क्या होती है? स्टेपीज। आंख में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 4। आंख में हड्डी की संख्या 4, नाक में हड्डी की संख्या 5, आंख के अंदर हड्डी की संख्या 4, नाक में हड्डी की संख्या 5, नाक में हड्डी की संख्या 5, कान में होती है 3, सबसे छोटी स्टेपीज, कान में होती है 3, सबसे छोटी स्टेपीज। चेहरे पर होती है 14 हड्डी, चेहरे पर होती है 14 हड्डी, याद रखिएगा, चेहरे पर 14 हड्डी। खोपड़ी में होती है 28 हड्डी। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 28 हड्डी। खोपड़ी होता है स्कल, पूरा खोपड़ी यहां से लगा यहां तक 28 हड्डी। कभी कभी 28 नहीं देता है तो एक हड्डी और ऐड कर देता है, तो खोपड़ी में टोटल हड्डी की संख्या कितनी हो जाती है? खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी। अच्छा, वाइड हड्डी क्या होती है? हवाइड हड्डी। हवाइड हड्डी सुनिए, हवाइड हड्डी, आधा हवाइड हड्डी। हवाइड हड्डी क्या होती है? हमारी जीभ को अंदर जो हड्डी पकड़ी है, नहीं तो है जीभिया निकल जाता है, जीभ है बाहर निकल जाता। हमारे जीभ को जो अंदर हड्डी पकड़ी है उसे बोलते हैं हवाइड हड्डी। क्या बोलते हैं? हवाइड हड्डी, या जीभ को पकड़ने वाली हड्डी होती है। अच्छा, नवजात शिशु में, जो नवजात व्यक्ति होते हैं उसमें हड्डी की संख्या 300 से ज्यादा होती है। नवजात सुनिए, नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 300 से ज्यादा होती है। बच्चे जो होते हैं 10 साल तक, उसमें हड्डियों की संख्या 208 होती है। हड्डियों की संख्या 208 होती है, लेकिन वयस्कों में, जो आज के डेट में वयस्क हम लोग हैं, उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। तो पूछा जाए मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। जो नवजात होते हैं, एकदम जन्मतुआ होते हैं, ओकरे में शरीर में 300 से ज्यादा हड्डी होती है। बच्चों में, जो अब 10-12 साल 11 साल के जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं? उसमें शरीर की, उसमें बच्चों में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 208 होती है। 208 होती है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर है? क्लियर है जी? चले, यहां पर क्या है? लिगामेंट है, टेंडन है ना। यहां देखिए मानव कितने होते हैं? 206 हड्डी। अच्छा, मांसपेशी पूछा जाए तो पूरे शरीर में 639 मांसपेशी होती है। पूरे शरीर में मांस की संख्या अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वैरायटी है। काने का मांस है, मुंहे का मांस है, गाले का मांस है, कपारे का मांस है, पेटे का मांस है, छाती का मांस। इस प्रकार से टोटल मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? 639। देखो, हड्डी की संख्या सबको पता है, हड्डी की संख्या सबको पता है 206, लेकिन आपसे पेपर में पूछेगा कि चल बता हेकर हड्डी कितना, परेशान हो जाएंगे। मांसपेशी की संख्या 639 होती है, 639। लिगामेंट और टेंडन है ना, हड्डी के जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं, और हड्डी और मांस के जोड़ को टेंडन बोलते हैं। हड्डी और हड्डी आपस में जुड़ती है तो इसे बोलते हैं लिगामेंट, और हड्डी के ऊपर मांस चढ़ जाता है, हड्डी और मांस के जोड़ को बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। तो इस प्रकार से बोर्ड का एक मास्टर वीडियो कंप्लीट, ये मास्टर वीडियो बायोलॉजी का था। आई थिंक आपको समझ आया होगा जरूर, है ना, पूरा तरीके से। कितने बच्चे देखबे नहीं किए होंगे, छोड़ दीजिए, बतिया खत्म, आप लोग याद करिएगा, बात खत्म। थैंक यू।